आज शाम देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने तिमाही के नतीजे जारी किए, जो कि अनुमान से बेहतर तो नहीं लेकिन मिले जुले नजर आए। तो क्या इन नतीजों से साल 2023 में आईटी सेक्टर के प्रदर्शन की तस्वीर थोड़ी बहुत साफ हुई है? कोई ओवरव्यू मिल रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। और आज साल 2022 में जो मंदी की आड़ सुनाई दे रही है, जो सुस्त डिमांड और बढ़ते कॉस्ट की जो मार पड़ने की बात की जा रही है, जो आईटी सेक्टर पर खासतौर पर दबाव बना रही थी, क्या आईटी सेक्टर में जिस तरह से टीसीएस के नतीजे आए वो कोई पिक्चर क्लियर कर रहे हैं? और साल 2023 में भी दुनिया इसी टेंशन की मार से जूझ रही है कि आईटी सेक्टर में बड़े बाजार अमेरिका और यूरोप महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं की जिस तरह की मार से त्रस्त हैं, ऐसे में क्या आईटी सेक्टर के लिए अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2023 की दूसरी छमाही में मंदी का बुरा असर पड़ सकता है। कमेंट्रीज जो आ रही हैं बड़े बड़े दिग्गजों की, वो आप देखते रहते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। ऐसे में जिस आईटी सेक्टर से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वो आईटी सेक्टर जो एकदम चैलेंजिंग टाइम्स में भी बेहतर कर रहा था, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही थी, उस आईटी सेक्टर में आखिर दबाव किन चीजों का है? उन उम्मीदों पर सेक्टर खरा, ये 2023 की बात हम कर रहे हैं, खरा उतर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे ही तमाम सवालों के साथ आज स्वदेश आवर में हम बड़ा ही खास विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी सहयोगी आशीषा का हम रुख करेंगे, जो बता रही हैं कि आज दरअसल कैसे रहे टीसीएस के नतीजे। आशीषा, जो भी ओवरव्यू नजर आ रहा है उसमें तो यही है कि एक मिक्स्ड जो है वो नतीजे नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर इनसाइट्स आप बता पाएं, किन चीजों पर फोकस करना होगा, कहां बेहतर है, कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है? जी हाँ, सो ऑल इन ऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं टीसीएस से इस क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और रेवेन्यू हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो 5.3% का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू फ्रंट पर, लेकिन मार्जिन में एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो एक मिस देखने को मिला। 24.7% पे मार्जिन एक्सपेक्टेड थे क्वार्टर 3 में, लेकिन कंपनी ने 24.5% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वेज नॉर्मलाइजेशन के चलते मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कमजोर मार्जिन देखने को मिले इस क्वार्टर में। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो एट्रिशन, ये आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम एरिया रहा है पिछले कई क्वार्टर्स में, और अब वो कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। एलटीएम एट्रिशन टीसीएस के लिए इस क्वार्टर में 21.3% के आसपास था वर्सेस 21.5% जो कंपनी ने क्वार्टर 2 में रिपोर्ट किया था। इनफैक्ट एट्रिशन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है। मैनेजमेंट ने कहा कि अब एट्रिशन पीक आउट होता हुआ नजर आ रहा है और आगे चलते हुए कई क्वार्टर्स में एट्रिशन में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डील विंस की भी बात कर लेते हैं। याद रखें, टीसीएस के लिए कंपनी ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में 7 से 9 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेंज दी थी। 7 to 9 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेंज में ही कंपनी ने इस क्वार्टर में डील विंस रिपोर्ट किए हैं। 7.9 बिलियन यूएस डॉलर्स पर डील विन आए हैं और इसमें भी कुछ भी स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा। नेट हेडकाउंट में एक रिडक्शन देखने को मिला है इस क्वार्टर में। FY23 की गाइडेंस भी कंपनी ने रिटेन करी है। याद रखें, कंपनी ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी FY23 के लिए और मार्जिन पर 25% की गाइडेंस दी थी, और कंपनी ने इस क्वार्टर में कमेंट्री में रीइटरेट किया है कि कंपनी FY23 के लिए 25% का गाइडेंस रीइटरेट कर रही है। सो ऑल इन ऑल रेवेन्यू हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेशन से कमजोर आया है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर एक्सपेंशन देखने को मिला है। एट्रिशन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग रही है और डिमांड की बात करें तो मैनेजमेंट ने ऐसा कहा कि अभी कोई भी स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा और हमें कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा शायद डिमांड के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही इस पूरे चर्चा में जो बात समझ में आ रही है कि चैलेंजेस तो बरकरार है, लेकिन जब टीसीएस जैसी कंपनी के नतीजे आते हैं या इन्फोसिस जैसी कंपनी के नतीजे आते हैं तो एक बेस होता है पूरे आईटी सेक्टर को देखने का कि साहब अब यहाँ से जो है वो आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस या आईटी सेक्टर का आगे का जो सफ़र है वो किस तरह से रहने वाला। कुछ खास संकेत मिल रहे हैं, कुछ साइंस मिल रहे हैं इन नतीजों से? जी
टीसीएस फर्स्ट आईटी कंपनी थी जिसने नतीजे रिपोर्ट किए हैं और अभी उसी के बेस पर एक्सपेक्टेशंस रहेगी बाकी आईटी कंपनियों की भी। याद रखें Q3 यूजुअली एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, और इस क्वार्टर में और इस ईयर पर्टिकुलरली रिसेशन और इन्फ्लेशन फेयर्स के चलते एक्सपेक्टेशन थी कि आईटी कंपनीज में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। याद रखें फॉरलोज भी हायर साइड पे थे इस क्वार्टर में। क्लाइंट के बजटरी स्पेंडिंग पर कमेंट्री क्या रहेगी कंपनियों की, उस पर भी स्पेशल नजर थी। टीसीएस की कमेंट्री फिर भी काफी अच्छी आई है। मैनेजमेंट ने कहा कि एट्रिशन आगे चलते हुए अगले 2 क्वार्टर्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को मिल सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमांड पर काफी अच्छी कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की। टीसीएस ने ऐसा कहा है कि अभी कोई भी तरह से किसी भी तरह का स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा। याद रखिए आईटी कंपनी के वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। पीक से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिले है। याद रखें पिछले कई महीनों में आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को नहीं मिला और उसी के चलते वैल्यूएशंस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस के तो नतीजे आ गए, लेकिन बाकी कंपनीज से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, तो डिमांड पर क्या आउटलुक रहती है कंपनी की, क्या सभी कंपनियां टीसीएस की तरह डिमांड में स्लो डाउन नहीं दिख रहा, यही संदेश देगी। ये एक बड़ा इन्वेस्टर का लुकआउट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा एट्रिशन, डील विन पाइपलाइन और बायबैक अनाउंसमेंट भी, क्या कंपनियां बायबैक अनाउंसमेंट कर सकती है, इस पर भी कंपनीज का फोकस रहेगा। कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो HCL टेक का एक्सपेक्टेशन है कि HCL टेक अच्छे नतीजे पेश करेगी वर्सेस अपने पेयर्स, और KPIT ट्रैक और परसिस्टेंट सिस्टम जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनसे भी बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही है। याद रखिए LTI माइंडट्री का मर्जर भी कंप्लीट हो चुका है और कंबाइंड एंटिटी भी इस क्वार्टर में अपने नतीजे पेश करेगी। सो ऑल इन ऑल टीसीएस ने कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से देखे तो एक अच्छा बेस बना दिया है, लेकिन अब आईटी कंपनियां क्या पेश करेगी वो तो शायद समय ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि चैलेंजेस के बावजूद सेक्टर जो है वो किस तरह का सपोर्ट दे, वो सपोर्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा हमसे जुड़ने के लिए और इस शानदार विश्लेषण के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्तिका के हेड इक्विटी मार्केट गिरीश सोडानी जी। आईटी सेक्टर को बड़े खास तरीके से देखते हैं, खास विश्लेषण करते हैं। गिरीश जी, ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं जो नतीजे हैं उनको ही देखें तो अपने दर्शकों को ओवरव्यू अगर दे दूं तो मार्जिन तो मिस हुआ है, जाहिर सी बात है। रेवेन्यू टर्म्स को देखें तो उम्मीद से ज़्यादा रेवेन्यू नज़र आया, ऑर्डर्स और सेल्स मजबूत हुई हैं। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है। तो हम इसमें समय ज़ाया नहीं करते हैं कि साहब किस तरह के नतीजे हैं, क्या हैं। ज़रा हम कंज्यूमर एंगल से देखें तो पूरे आईटी सेक्टर को हम देखें तो डाउनफॉल तो बहुत ज़्यादा देखा है इस पूरे सेक्टर ने। इन्वेस्टर के नज़रिए से जानना चाहें तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जो टीसीएस है या इस तरह की कंपनियां हैं वो आमतौर पर इन्हें गुड फेथ स्टॉक्स माना जाता है और लोगों के पोर्टफोलियो में इनकी एक खास जगह होती है। देखिए आईटी सेक्टर्स वैसे भी हम काफ़ी नीचे देख चुके हैं बिकॉज हम इट्स बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारे लिए ना ये प्रपोजिशन बहुत इजीली समझने के लिए, स्पेशली इन्वेस्टर के लिए, कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड ओरिएंटेड भी रहते हैं। एंड एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिविडेंड ओरिएंटेशन स्टॉक्स की अलग ही जगह होती है पोर्टफोलियो के अंदर। तो हमें धीरे धीरे इन स्टॉक्स को ऑब्वियसली ओवरव्यू करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर ओरिएंटेशन की बात करूं तो मुझे आईटी सेक्टर्स एक मॉडरेटली अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो वो काफ़ी नीचे हमें मिल रहा है। अगर हम एक बहुत सिंपल सी बात करें, हमने डाउनफॉल्स काफ़ी ज़्यादा देखे हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर, तो हमारे लिए व्यू थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाता है। कंपनीज के नंबर, कंपनी के स्टेटमेंट्स भी हमारे लिए और पॉजिटिविटी देते हैं। उस वजह से टीसीएस मुझे काफी अच्छा लगता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए बाजार और इन सब चीज़ों से अलग इस पूरे सेक्टर को ज़रा बड़े चश्मे से देखने की हम कोशिश करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि टीसीएस से जो नतीजों की शुरुआत हुई है वो आने वाले वक्त में बाकी जो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं उनके नतीजे कैसे आएंगे उस पर तो हम चर्चा करेंगे। फिर भी अगर हम इसे एक आधार मान लें, इसे एक बेस मान लें, तो पूरे आईटी सेक्टर
के आने वाले दिनों को किस तरह से आप विश्लेषण उसका करेंगे? अगर मैं बाकी कंपनीज के सेक्टर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो क्वार्टर नंबर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज अगर इनके ऑर्डर बुक्स की भी हम बात करें तो उनके ऑर्डर बुक्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इन द सेक्टोरियल टू सेक्टोरियल वाइज। क्योंकि अगर हम सिर्फ टीसीएस के प्रपोजिशन से ही समझने की कोशिश करें बाकी कंपनीज को, तो काफी सेक्टर्स है, जैसे रिटेल हो गया, लाइफ साइंस हो गया, हेल्थ केयर वर्टिकल्स हो गए, इन्होंने काफी एक्सपेंडिचर करा है अपने आईटी एक्सपांशन को लेके। एंड ये पूरा का पूरा वर्टिकल्स इजीली यूज होता है हमारे आईटी सेक्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम पहले आईटी सेक्टर्स को एक देखते थे कि वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, बट बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट हम हमारे आईटी सेक्टर्स को हमारे लोकल सेक्टर से भी काफी कनेक्ट करते हैं। तो उसकी मार्जिनली अगर ग्रोथ देखी जाए तो वो भी हमने काफी जल्दी जल्दी बढ़ते हुए देखी है। उस प्रपोजिशन से मुझे बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा नजर आता है। जिस एक चैलेंज की बार बार बात हो रही है और हमने ये भी देखा कि एट्रिशन को लेकर टैलेंट को रिटेन करने की जो चैलेंजेस थे उससे आईटी सेक्टर की कंपनियां ज़्यादा परेशान रहीं। टीसीएस ने भी जो अपने नतीजे पेश किए हैं उसमें ये ज़रूर बात है कि पिछली बार से अगर हम उसकी तुलना करें तो वो कूल डाउन हुआ है। 21.3% पर आया है एट्रिशन रेट, जो कि 21.5% पर था। लेकिन उसके बावजूद 21% का जो एक एट्रिशन रेट होता है उसको हम बेहतर नहीं मान सकते। क्या वजह है जो इस तरह की ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें ना हमको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, बिकॉज जब हम कोविड के टाइम पे बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट, तब हमने आईटी कंपनीज को एक बहुत बड़े एक्सपेंडिचर करते हुए देखा है इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉइज। उस वजह से अब सभी कंपनीज अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को रिवाइज कर रही हैं एंड ये अट्रिशन रेट उसी वजह से है। हम आगे अगले 2 क्वार्टर्स में भी इसको 20% के नीचे नहीं देखते। उसका रीजन बिहाइंड है कि ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि काफी कंपनीज अपने सही मैन पावर्स को यूज करते हुए, सही ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए ग्रोथ आगे लेके आए। तो ये हम एट्रिशन रेट तो हम ये भी मान के चलेंगे कि ये कहीं पे भी 20% से नीचे नहीं जाएगा अगले 2 को 3 क्वार्टर्स में। मतलब आपका ये कहना है कि ये एक तरह की रीस्ट्रक्चरिंग है कोविड के दौर में, जिस तरह का हमने डिमांड अचानक से देखा, जिस तरह से हमने देखा कि झुकाव जो है हिंदुस्तान का और टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ा क्योंकि डिपेंडेंसी उस पर बढ़ गई थी। तो आप मानते हैं कि उस टाइम जो हायरिंग या उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो हायरिंग हुई उस वजह उसकी एक बड़ा ये दिक्कत है? डेफिनेटली, क्योंकि ये नंबर्स हमको डायरेक्टली क्वार्टर्स नंबर्स में भी दिखाई देते थे। क्योंकि जब हम ऑपरेशन नंबर्स देखने जाते हैं इंटरनली काफी अंदर घुस के, तो हमें क्वार्टर नंबर्स में भी दिखाई देते हैं कि ये ऑपरेशन कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है। तो एंड ऑफ द डे कंपनीज, सारी आईटी कंपनीज को ये रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये एक्यूरेटली वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। जो बेस प्रोडक्ट लाइन है एंड उसका जो बेस पे होना चाहिए वही होना चाहिए। एंड ईच एंड एवरी कंपनी, नॉट अबाउट द टीसीएस, बट हम बाकी कंपनीज में भी अगर बात करें तो यही प्रोसेस है। बिल्कुल। अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करें, जिस तरह का बाज़ार पे उसका इफ़ेक्ट दिखता है, हमने पिछले दिनों देखा कि कोविड की बस चाइना में एक लहर सी उठी और उसके असर को लेकर बाज़ार थोड़ा सहमा हुआ नज़र आया। महंगाई और रिसेशन, इस तरह के शब्द एक बार फिर से जो हैं वो दुनिया भर की इकॉनमी में गूंजने लगे हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ता है, ख़ासतौर पर रिसेशन का और इस तरह से बढ़ती महंगाई का, या इन्होंने अपने आप को फ़िलहाल, जिस तरह की आपने कहा कि जो लोकल लेवल पे भी, जो डोमेस्टिक का हमारी तैयारी है उस लेवल पे भी हमने कहीं ना कहीं एक संतुलन बिठा लिया है, जिसकी वजह से पहले जैसी बात नहीं नज़र आएगी या पहले जैसा जो एक टेंशन है वैसी नहीं नज़र आएगी? देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आई थिंक शायद हमारे पिछले 1-1.5 साल के नंबर्स में ही दिखाई देगा। उसका रीजन है कि हमने तीनों तरीके के इफेक्ट्स देखे बाजार में। हमने वॉर की सिचुएशंस भी देखी बाजार के अंदर, जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत बिगड़ गया। हमने रिसेशंस के न्यूज पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएस फेड हमारे यहाँ रेगुलरली इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। सो कहीं पे भी ना इसका रिफ्लेक्शन हम बहुत ज्यादा अब आईटी के ऊपर नहीं देखते, क्योंकि
कोई भी चीज एक लेवल तक नीचे आती है या उसका एक इफेक्ट एक लेवल तक आता है। एंड आईटी कंपनीज ने अपने आप की डिपेंडेंसीज काफी हद तक रख ली है इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओपन द अदर इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि हम सिर्फ डिपेंडेंट थे यूएस और यूके के ऊपर, नाउ अब हम डिपेंडेंसी हमने दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी बढ़ाई है हमारी, ताकि अगर कोई सिचुएशन यूएस या यूके में बिगड़ती है तो एटलीस्ट हमारी आईटी कंपनीज को दूसरी कंट्रीज से भी ऑर्डर्स हैं। इस लेवल पे देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं नजर आता, बट हाँ ऑब्वियसली हमारी इंटरस्टेट हाइक कहीं पे भी हमारे आईटी सेक्टर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता ही है, बट मुझे उसका रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं नजर आएगा आईटी के ऊपर, स्पेशली अब जब हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड हमने वीक क्वार्टर्स को काफी हद तक बेंड कर दिया है। टीसीएस के नंबर्स को देखें और जिस तरह के ट्रेंड्स देखे हैं उसमें हम मार्जिन पर एक प्रेशर हमेशा देख रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि मार्जिन श्रिंक हुए हैं इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? नहीं, हम मार्जिन श्रिंक्स हमारे सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे हुए हैं क्योंकि नाउ ऑब्वियसली जब हम इन दूसरी कंट्रीज के प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करने जाते हैं तो हमें वो नंबर्स नहीं दिखाई देते जो हम यूएस या यूके से लेते थे, तो कहीं पे भी आपको वो रिफ्लेक्शन हमेशा दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर डोमेस्टिक प्रपोजिशन पे हमको जाना है तो हम इतने हाई मार्जिन के ऊपर एक आईटी कंपनीज काम नहीं कर सकते, तो मार्जिन जरूर हमको थोड़े कम दिखाई देंगे, बट अगर हम लॉन्ग रन या लॉन्ग व्यू की बात करें तो मुझे ये प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे नजर आते हैं क्योंकि हम सस्टेनेबली धीरे धीरे काफी लेवल तक एक स्टेबल पोजीशंस पे आ जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं और अगर हम भारत में मौक़ों की बात करें या भारत के बाहर मौक़ों की बात करें, एक पूरा बड़ा नज़रिया देखें, तो किस तरह का आप देखते हैं एक आईटी सेक्टर को एनालिस्ट करते हुए, सेक्टर को पूरी तरह से इसका विश्लेषण करते हुए कि किस तरह के ट्रेंड्स आगे रहने वाले हैं? देखिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट को छोड़कर एक आईटी कंपनी के प्रोजेक्शंस पे बात करूं तो मुझे आईटी का प्रोजेक्शंस एक नॉर्मल रूटीन प्रोजेक्शन ही लगता है, मुझे कोई बहुत अच्छा उसके ऊपर बुलिशनेस नहीं दिखाई देगी अगर मैं कंपनी ओरिएंटेशंस पे बात करने जाऊं, बिकॉज ये एक ऐसी सेक्टर है जिसमें हम डोमेस्टिक के साथ ज्यादा इंटरनेशनली इन्वॉल्व रहते हैं, तो इंटरनेशनली अगर आप जब तक रहेंगे जब तक उसके ऊपर प्रेशर उतना ही बना रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंडिया में सब ठीक है तो बाहर सब सही ही रहे। बट जैसे कि अभी जो आईटी कंपनीज, जितना हम लोग भी कंपनीज में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन होता है, तो हमको यही फील आता है कि एक आईटी कंपनीज अपने मार्केट्स को काफी फैला रहे हैं। उस प्रोजेक्शंस में मुझे आईटी कंपनीज की ग्रोथ अच्छी लगती है फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स अगर हम हटा दें, उसके बाद मुझे आईटी कंपनीज में बुलिशनेस रहेगी अगर ये सेम नंबर्स या इसी कैटेगरीज के नंबर्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी इस खास विश्लेषण के लिए, और एक तरह से हमने हर पहलू को छूने की कोशिश की और ये जाना कि मार्केट के लिहाज से, जॉब ट्रेंड्स के लिहाज से 2023 में जिन आशंकाओं ने घेरा हुआ है उन सभी आशंकाओं के मद्देनज़र भी आईटी सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल संभावनाओं से भरा पूरा संसार है, कुछ डेंट्स लगते हैं चूँकि पूरी दुनिया में इस तरह के ट्रेंड्स हैं तो वो डेंट्स भारतीय कंपनियों पर लगते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे जो एक डाउनफॉल था वो अब रिकवरी पथ पर नज़र आ रहा है। और चलिए अब ज़रा हम बात कर लेते हैं गोल्ड में। क्या वाकई बहार आ चुकी है? दुनिया जब बेचैन है तो गोल्ड चमक क्यों रहा है? इस पर ज़रा हम चर्चा करेंगे आज। साल 2020 और महीना अगस्त, जब सोने की कीमतों ने 56,191 का ऑल टाइम हाई स्तर छुआ, और अब जनवरी 2023 में सोने का भाव इसी रिकॉर्ड स्तर से महज कुछ कदम दूर है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल सोना 60,000 के लेवल को छू सकता है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय वायदा बाजार में आज सोने की कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गई। सोने की कीमतों में लगातार आ रही तेजी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि यह
सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। सराफा बाजार के जानकारों ने पहले ही अनुमान जताया था कि साल 2023 में सोने का भाव एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब या उसके पार जा सकता है। लेकिन सोने की कीमतों में तेजी की वजह क्या है और क्या इस साल सोना 60,000 के स्तर को छू सकेगा? अगर हाँ, तो इसके लिए कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर्स वजह बनेंगे? पहले चलते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास, जो बता रहे हैं कि क्या सोना नया रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हो पाएगा और क्या है सोने में तेजी की वजह। देखिए, हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की, उन सभी को लगता है कि शाम के सत्र में सोना आज 2.5 साल बाद नया रिकॉर्ड बना सकता है। हालांकि आज 16 अंक ही दूर रह गया था। 56,175 का हाई हमने आज इंट्राडे में देखा भी था। 56,191 का जो रिकॉर्ड हाई है, जो अगस्त 2020 में हमने बनाया था, उसके बेहद करीब सोना चला जा चुका था। लेकिन शाम के सत्र में पूरी उम्मीद है कि सोना नया हाई बनाएगा। सबसे बड़ी वजह जो इस तेजी की है, उसमें डॉलर इंडेक्स में लगातार वीकनेस आ रही है। तो दूसरे करेंसी में जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए उस वजह से वहाँ पर तेज़ी आ रही है। और बाकी अगर आप बॉन्ड यील्ड वगैरह देखें, वो भी 3.6% के नीचे है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे जो ब्याज है वहाँ पर अगर यील्ड में अगर कमी आती है तो इधर रीबैलेंसिंग होती है और लोग इस एसेट क्लास की तरफ, गोल्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरी चिंता ग्लोबल रिसेशन को लेकर लगातार बनी हुई है। साथ ही दिसंबर महीने के जो जॉब रिपोर्ट आए हुए थे, उसमें वेज ग्रोथ को लेकर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। सर्विसेज एक्टिविटी पर दबाव देखने को मिला था यूएस में। तो ऐसे में संभावना लग रही है कि फेड का रुख अब में नरमी आएगी और फरवरी महीने में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी और आने वाले समय में वो रोक भी सकते हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी का। तो उन सब तमाम फैक्टर्स की वजह से गोल्ड में ये तेजी दिख रही है और उम्मीद की जा रही है कि नए हाई के बाद गोल्ड कुछ और आगे तेजी की तरफ और नई तेजी की तरफ आगे बढ़ सकता है। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय केडिया साहब हैं, एमडी केडिया कमोडिटी से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और बहुत सारे फैक्टर्स और बाकी चीज़ें तो विश्लेषण के जरिए हमने जानी, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा, जिन्होंने सोने में निवेश कर रखा है या निवेशित हैं या एक तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए सोने की जो चमक है फिलहाल की, वो क्या कहती है? आगे का जो ये उसका रास्ता है, जो एक प्रोजेक्शन कहा जा रहा है एक नए हाई की तरफ, एक नई ऊंचाई की ओर जाने का, इसे कितना आप रियलिस्टिक फिलहाल मान रहे हैं? गुड इवनिंग। हाँ, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जनरली हम देखते हैं कमोडिटी की एक साइकिल होती है, सुपर साइकिल जिसका नाम भी रहता है। हम देखते हैं, पहले भी हमने देखा था कि 2008 में जब मार्केट में रैली स्टार्ट हुआ था तो वो रैली 3 से 4 साल तक कंटिन्यू चला, जैसे कि हम 2008 से 2011 तक देख रहे हैं ये चीज। तो सिमिलरली जब भी रैली स्टार्ट होती है तो वो 3-4 साल तक कंटिन्यू करती है। नो डाउट 2022 के अंदर ही हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस में और बड़े रिटर्न देखने मिल सकते, बट रिसेशन का जो फियर था वो एक काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन वो अपनी चरम पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत डेंट आते हुए देखी। लेकिन अगले साल 2 साल की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि जो एनवायरमेंट सोने को बढ़ने के लिए चाहिए वो परफेक्ट 2023 में मिल रहा है। तो अब तक की जो रैली हमने देखी है, लगभग हमने 13.5-14% की रैली 2022 में देखी, ये नॉर्मल, एक हम बोल सकते हैं नॉर्मल लाइन में है। जबकि इंटरनेशनल में हमने ज्यादा बड़ी रैली देखी। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट, इंपोर्ट ड्यूटी, इसको देखकर हमने लगभग 13% के ऊपर की तेजी देखी। तो 2023 के लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है रिसेशन। कभी भी जब रिसेशन फियर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा इक्विटी से या इकोनॉमी से निकलकर सेफ हेवन की तरफ, मतलब गोल्ड की तरफ जाते हैं। डॉलर में हमने पिछले साल 114 तक के हाई लगते हुए देखा और अब डॉलर में गिरावट है, क्योंकि यूएस की जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्निंग है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2023 में रिसेशन की अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टेंशन, पिछली बार हमने देखा रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान और नॉर्थ कोरिया को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। साथ में अगर हम चाइनीज गोल्ड डिमांड की बात करें तो हम देखते हैं रिकॉर्ड 1000 टन से ऊपर चाइना कंटिन्यू बाय करता है। इनफैक्ट इंडिया के भी अगर नंबर्स देखें तो पिछले साल हमने देखा था कि प्राइजेस लगभग 900-800 टन के आसपास हमने इंपोर्ट देखे हैं। साथ में बॉन्ड यील्ड जो ऑलरेडी विश्व मोहन जी ने बताया है, पॉलिसी, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक 400 टन के आसपास का सोना बाय किया था, जो अब तक के 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है। तो ये सारे ही फैक्टर ये गोल्ड के लिए एक नया आयाम तय करता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी हम करंटली 56,000 का भाव देख भी रहे हैं, नो डाउट शॉर्ट पीरियड में एक बड़ा जंप है,
थोड़ा कूल ऑफ मिल जाए, बट हमें लगता है कि 2023 के अंदर कंजर्वेटिवली 62,000 के लेवल या हायर साइड में हम देखें तो 64,000 तक के भी लेवल हम M6 में देख पाएंगे। वही इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि 2000 से $2100 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सोने के लिए काफी सपोर्टिव है। तो करंट लेवल से भी आप ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी निवेश किया हुआ है सोने में तो उसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल। अजय सर, हालांकि मेरे ख्याल से ये जो चर्चाएं हैं वो वक्त वक्त पर होती रही हैं और इसमें बहुत सारी पिक्चर क्लियर भी हो गई है, लेकिन जो आम तौर पे जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो बहुत से दर्शक ये हम मान के चलते हैं कि वो हमारे साथ नए जुड़े हैं। आज जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या उनको सलाह होगी? और जरा एक मैं कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना अगर करना चाहूँ तो वो क्या होगा कि क्यों जब दुनिया बेचैन होती है तब सोना जो है वो एक अलग तरह की रैली दिखाता है, एक अलग तरह का मोमेंटम दिखाता है? जरा आसान भाषा में आप बता पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले देखिए कि जब भी हम सोने की बात करते हैं तो सोना हम बोल सकते हैं इकोनॉमी से इनवर्सली कोरिलेटेड। जब इकोनॉमी की बात होती है मतलब शेयर बाजार, तो जब भी शेयर बाजार में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग गोल्ड आता है। इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो चाहे हम डीमोनेटाइजेशन का टाइम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वो टाइम पे इक्विटी मार्केट नवंबर में टूटा और तुरंत सोने में हमने उछाल आते हुए देखा। तो कहीं पे भी कुछ अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में होती है तो इक्विटी मार्केट में गिरावट आता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट सबसे सेंसिटिव मार्केट होता है। चाहे अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो इक्विटी मार्केट में जब गिरावट आती है तो सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये इक्विटी से इनवर्सली कोरिलेटेड है। दूसरा, जो अभी जुड़े हैं तो बहुत बार होता है कि मार्केट में जब रैली अप हो जाती उसके बाद लोगों का ध्यान जाता है सोना भी बढ़ रहा है, बिकॉज 2013 में गवर्नमेंट ने ये चीज को एक अच्छा सेग्रीगेशन किया है। एक गोल्ड इंडियन मार्केट में जो आता है वो हम बोल सकते हैं कंजम्पशन के लिए, जैसे घर में हम ज्वेलरी लेते हैं या गोल्ड कॉइन गोल्ड बार लेते हैं, वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए लिया ही नहीं जाता। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ओल्ड गोल्ड मार्केट में बहुत कम आता है, क्योंकि इंडिया में एक हम बोल सकते हैं रिचुअल बना हुआ है कि धनतेरस, अक्षय तृतीया, शादी ब्याह में सोना लेकर घरों में रखना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टारगेट्स होता है कि आज मैंने 50,000 में सोना लिया है, अगर 20% का जंप आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, जैसे हम इक्विटी में करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने में, क्योंकि डबल डिजिट रिटर्न अब बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो मैंने फैक्टर्स बताए वो अभी भी सपोर्टिव है। तो सबसे पहला तरीका है आप SGB गोल्ड सोवनियर बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक 2.5% का इंटरेस्ट एडिशनल मिलता है। डिजिटल माध्यम से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है करंट लेवल काफी बढ़िया है, क्योंकि जब आप साल 2 साल की बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट में तो मुझे नहीं लगता 1,000-2,000 रुपया अगर गिरता भी है तो कोई बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है पिछले 1-1.5 महीने में जो बड़ी तेजी है उसके बाद एक थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख जरूर रहे हैं, बट आई थिंक 55-56 हजार का जो रेंज है ये काफी बेहतरीन रेंज है। और इसमें अगर SGB के द्वारा या ETF द्वारा अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली हम अगले 2 साल के अंदर मान के चलते हैं कि रैकरिंग 14-15% के रिटर्न हम एवरी ईयर देख पाएंगे, क्योंकि ये कैस्केडिंग साइकिल है, एक लंबी साइकिल है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी आप निवेश करके चल सकते हैं सोने में। तो बहुत ही खास चर्चा रही और इस चर्चा का मकसद ही यही था कि आपको सोने में निवेश के मामले में तो हम जागरूक बनाए हैं, इसके साथ ही आपको एक प्रोजेक्शन दें, एक आउटलुक दें कि यहाँ से आखिर सोना जिस अप्रोच की बात की जा रही, जिस फिगर की बात किया जा रही है उसको अचीव करना कितना रियलिस्टिक है। उस माइलस्टोन को छोड़िए, उस माइलस्टोन से आगे निकलता हुआ सोना नजर आएगा विशेषज्ञ अजय केडिया जी की राय में। और ये जो है वो बेहतर निवेश का मौका, और किस तरह से निवेश करें वो आपको अजय जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी इस खास चर्चा के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। शो में शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बजट करीब है। बजट में हर साल देश में खेती किसानी पर चर्चाएं खूब होती हैं। किसानों के लिए हर बार बजट में नए नए स्कीम्स का ऐलान होता है, लेकिन क्या वाकई किसानों को ग्राउंड पर इसका फायदा होता है? देश में छोटे किसानों की स्थिति कितनी खराब है, जरा देख लीजिए। ये जो खेत आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर की यानी फूल गोभी की खेती हुई थी।
इनको भाव मिल रहे थे एक फूल गोभी का सिर्फ ₹1 किसान को, इसलिए और इनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा थी। ये ₹5 प्रति फूल गोभी के हिसाब से इनकी लागत आ रही थी। तो इन्होंने ट्रैक्टर चला के पूरे खेत को समतल करा दिया, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कहीं मंडियों तक जाते तो इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता। बकाया कि इन्होंने पूरा फसल यहाँ पर बर्बाद कर लिया। ये है खेती किसानी की असली हकीकत। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, क्या हुआ था कि आपने पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवा दिया, पूरा समतल करा दिया? उसका भाव नहीं था, भाव नहीं मिला? भाव नहीं मिला। आपने कितना खर्चा किया था? वो 60,000 रुपये का खर्च किया था। उसने 700 रुपये सुधा मिल नहीं, 600 रुपये सुधा मिल नहीं रहे। ओके, 60,000 रुपये खर्चा किया और 600 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। ये है खेती किसानी की असली हकीकत कि 60,000 रुपये में जो खेती हुई थी उसके लिए 600 रुपये मिल रहे थे। सर, आपके पास अच्छी ज़मीन है, आपसे बात हुई थी अभी। आप क्या खुद खेती करते हैं या लीज पे देते हैं खेत को? मेरा जो मैं सर्विस करता था तो इसीलिए मैंने लीज पे दिया था, लेकिन 2.5 एकड़ मैंने ग्रेप्स लगाए तो उनका पूरा मुझे खड़ा करके देने पड़ा, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके इनको दे दिया लीज पे। और सर, लीज पे लिया आपको तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ खेती में? 2017 में अंगूर लगाया मैंने, पर 2 साल तक अंगूर आते नहीं। 2 साल में 16.5 लाख रुपए खर्चा किया स्ट्रक्चर के लिए, एंगल विंगल सब कुछ खर्चे, तार लगा के सीमेंट लगा के। 2 साल 1 साल कारपेट हो गई, 1 साल नोटबंदी हो गई और 2 साल कोरोना चला। 16.5 लाख का बैंक का ब्याज नहीं भर पाए हम, हमारे काका जी, और 14 लाख रुपए मेरा खुद का खर्चा हो गया। ओके, 4-5 साल में। तो और आमदनी क्या हुई? यानी 14 लाख आपने खर्च किया, ये ब्याज नहीं भर पाया, 16.5 लाख रुपए जो लोन लिया खेती के लिए, लेकिन आप लोगों की क्या इससे कुछ आमदनी हुई? कितनी आमदनी हुई अगर इतने खर्चे करने के बाद? इन्होंने 5 साल में मुझे 3.5 लाख रुपया दिया। तो आप उससे क्या आपकी ब्याज और खर्च? नहीं, वो तो ब्याज भी नहीं पूरा दे दिया इन्होंने। और हाँ, मेरा जो सुपरविजन चार्जेस था वो भी मुझे नहीं मिला। ओके सर, तो आप लोग अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? खेती में इतना अगर लागत लग रही है तो आप खर्च अपना कैसे चला रहे हैं? देखिए, मेरा लड़का जो है वो सर्विस करता है, तो बस वही हमें हर महीने पैसे भिजवाता है और उसी के वो पैसे पे ही हमारा गुजरान हो रहा है, मेरा और मेरे बीवी का। ओके, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि खेती किसानी के हालात सुधरे? जिस तरह के हालात है ऐसे में तो कोई खेती नहीं करेगा। इनका कहना है कि आज यहाँ पे खड़े हैं, अपने खर्चे चला पा रहे हैं क्योंकि इनका लड़का मुंबई में नौकरी करता है, वो पैसे भेजता है, उसी पैसे से खेती करवाते हैं, वो पैसे भी इनके खराब हो रहे हैं, यानी निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट निगेटिव रिटर्न। एक किसान का आपने देखा जो 60,000 रुपये खर्च किया और 600 रुपये मिल रहे थे, तो इन्होंने पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दी। सर, क्या करने की ज़रूरत है ताकि खेती किसानी में कुछ फ़ायदा भी हो? नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खेती नहीं करेगा। कई सारे किसानों से बात हो रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि इससे अच्छा है कि खाली ज़मीन छोड़ दें, वो ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। आज बैंक नीलामी चल रही है, मेरा भी बैंक नीलामी में नाम है। अभी मेरे को 35 लाख रुपए कर्ज है मेरे ऊपर आज, तो मैं आज 1 एकड़ बेच के ही 35 लाख भर दूंगा। कुछ मेरा लड़का अभी कंपनी में काम कर रहा है, लड़की कंपनी में काम कर रहा है, वही से गुजरान चल रही है। मेरा यही सोच है कि सरकार ने किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए किसानों को। एक्सपोर्ट होना चाहिए, निर्यात होना चाहिए, किसी बंधन नहीं रखना चाहिए। खुली अर्थव्यवस्था चाहिए। जो शरद जोशी बोल रहे थे वो खुली अर्थव्यवस्था, किसानों को सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसानों को, फक्त हस्तक्षेप बंद करो, यही हमारी मांग है। तो आप देख रहे हैं छोटे किसानों का किस तरह का हाल। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी हमारे सहयोगी विश्व मोहन आप तक लेकर आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार चावल एक्सपोर्ट के बैन में राहत दे सकती है। ईटी नाव स्वदेश को सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सप्लाई में सुधार के चलते अब बैन हटाया जा सकता है। पूरी खबर क्या है हमारे सहयोगी विश्व मोहन बता रहे हैं। गैर बासमती चावल पर लगे एक्सपोर्ट पर पाबंदी पर राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। सितंबर के महीने में हमने देखा था कि ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था और साथ ही व्हाइट और ब्राउन राइस जो गैर बासमती चावल होते हैं उस पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल डिमांड है और ग्लोबल लॉबी जिस तरह से काम कर रही है, तो ऐसे में अब दबाव है। अब लग रहा है कि सरकार को अब एक्सपोर्ट में राहत देने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि अब सप्लाई की स्थिति भी सुधर रही है, साथ
ही उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं राइस के, तो इस वजह से भी सरकार ये फैसला ले सकती है। साथ ही ब्रोकन राइस की डिमांड ग्लोबल लेवल पे इतनी ज़्यादा है, इस वजह से भी दबाव है। इससे पहले जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरह से डिमांड भारत के ब्रोकन राइस की बढ़ी थी, उस वजह से तेज़ी से यहाँ पर सप्लाई की समस्या हो सकती थी। इस वजह से सरकार ने एहतियातन इस तरह का फैसला लिया था, लेकिन अब सप्लाई की स्थिति सुधर रही है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार अब एक्सपोर्ट पाबंदी हटा दे और ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट खोल दे, या एक तय लिमिट में एक एक्सपोर्ट को खोला जाए। साथ ही जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो व्हाइट और ब्राउन नॉन बासमती राइस पर लगी है, वो ड्यूटी को भी खत्म किया जा सकता है। ब्रोकन राइस की डिमांड की अगर बात की जाए तो चाइना, अफ्रीकन कंट्री से इतनी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर पशु आहार के तौर पर, साथ ही एथेनॉल के लिए उसकी डिमांड है, साथ ही नूडल्स वगैरह बनाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ब्रोकन राइस की ग्लोबल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में भारत से होने वाले ब्रोकन राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके प्राइसेस काफ़ी कम है, और यही वजह है कि सरकार पर भी प्रेशर है कि एक्सपोर्ट जल्द से जल्द खोला जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का काम फाइनेंशियल ईयर 2024 में पूरा हो जाएगा। ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ खास बातचीत में दीपम सचिव तोहिनकांत पांडे ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर निवेशकों का रिस्पांस अच्छा मिला है। Those specific deadlines regarding the processes, but overall I can give you a sense that depending upon different transactions, the due diligence process time is different. In this case also it will much depend upon how the things pan out in the due diligence virtual data room and what additional information is required. But usually, it would be, 3 to 4 months at least. और इधर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने हाल के दिनों में कमजोर ग्रोथ दर्ज की है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने जो टारगेट तय किया था उससे ये काफी कम है। इतना ही नहीं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की दिग्गज सरकारी कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के मार्केट शेयर में भी लगातार कमी आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देखिए, दिसंबर तक के आंकड़े जो है वो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले, और दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के, यानी जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती है, तो वहां पर जो ग्रोथ है कंपनियों की वो दिसंबर के तक के 9 महीने तक की जो ग्रोथ है FY23 की वो 16% है, और केवल दिसंबर महीने की बात करूं पिछले साल के मुकाबले तो वो करीब 14.5% की ग्रोथ है। हालांकि ये दिखने में तो काफ़ी अच्छी है ग्रोथ 14% और 16% की, लेकिन जो रेगुलेटर IRDA का टारगेट है उससे काफ़ी कम है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है, PSU कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है 25% प्रीमियम ग्रोथ का, और प्राइवेट कंपनियों को टारगेट दिया हुआ है 35 से 40% ग्रोथ का। तो उसके कंपैरिजन में ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा टारगेट दिया गया है वो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ कम है। इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक कंपनियों को कहा गया है कि अभी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है जो 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का है, वो 2027 तक उसका जो प्रीमियम ग्रोथ है वो 11 लाख करोड़ तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए 35% की ग्रोथ होना जरूरी है। अगर मैं अब कंपनी वाइज स्पेसिफिक बात करूं तो दिसंबर तक के महीने के अंदर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर कंपनियां हैं, वहां पर 22% की ग्रोथ दिखी है। स्टार हेल्थ जो लिस्टेड एंटिटी है उसके द्वारा दिसंबर में 12.5% की ग्रोथ दिखाई गई है। ICICI लोम्बार्ड जो लिस्टेड प्लेयर है उसने 20% की जो है दिसंबर के अंदर ग्रोथ दिखाई। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो उसके द्वारा जो ग्रोथ है वो मात्र 2.41% दिखी गई। और न्यू इंडिया के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार जो सबसे बड़ा कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हमने एक अप्रैल से लेके अभी तक जो इसका डेटा ट्रैक किया, मार्केट शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। अप्रैल में कंपनी की जो मार्केट शेयर था 21% था, वो मई में घट के 18% हो गया, जून में 17%, जुलाई में 16%, अगस्त के अंदर 14%, सितंबर में 13.8%, अक्टूबर में 13.84%,
13%, नवंबर में 13.63% और दिसंबर में 13.9%। तो न्यू इंडिया जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है नॉन लाइफ स्पेस के अंदर, उसके शेयर के अंदर लगातार कमी आ रही है और जो ग्रोथ है प्रीमियम की वो भी 2 से 2.5% ही ग्रोथ है, जबकि जो रेगुलेटर का टारगेट है वो 25% का है पीएसयू कंपनियों के लिए। इसके उलट हम अगर लिस्टेड प्लेयर आईसीआईसी लोम्बार्ड को देखें तो आईसीआईसी लोम्बार्ड का जो मार्केट शेयर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, प्रीमियम ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आईसीआईसी लोम्बार्ड लगातार प्रीमियम ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा दर्ज कर रहा है। तो ये एक नंबर्स हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके एक बड़ा एक व्यू बताते हैं, जहां पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री 15% की दर से ग्रो कर रही है, लेकिन जो लक्ष्य रेगुलेटर के द्वारा दिया गया है 25 से 35% का, उसके मुकाबले ये ग्रोथ कम है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन में एक अहम मोड़ आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी को कर्ज देने वाले बैंक चैलेंजर बोलियां मंगाएंगे। इस पर आखिरी फैसले के लिए आज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स की अहम बैठक है और फैसला ये लेना है कि नया चैलेंजर राउंड कराया जाए रिलायंस कैपिटल के लिए कि नहीं। इस पर वोटिंग होनी है। लेंडर्स का प्लान यही है कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की बिड आए, क्योंकि जो लिक्विडेशन वैल्यू कंपनी की यहाँ की गई है वो 13,000 करोड़ रुपए की है और जो आखिरी बिड आई थी हिंदुजाज की करीब 9,000 करोड़ रुपए एनपीवी और टॉरेंट की 8,640 करोड़ रुपए की ऑल कैश का ऑफर आया था। लेकिन लेंडर्स की एक्सपेक्टेशन यही है कि और बेहतर बिड आए। लेकिन एक सेपरेट मूव में टॉरेंट फिर से एनसीएलटी में एक अपील करने वाला है कि जो सीओसी है वो नया फ्रेश राउंड ना बुलाए और उसकी पुरानी बिड को माना जाए। आपको याद होगा एनसीएलटी ने में पिछले हफ्ते टॉरेंट को राहत दी थी और बोला था जो हिंदुजाज का ऑफर है 9,000 करोड़ रुपए एनपीवी का, वो कंसिडर ना किया जाए जब तक ये हियरिंग चल रही है। तो देखना ये होगा कि कोर्ट में क्या ट्रांसपायर होता है और क्या सीओसी फिर से नया ऑक्शन कराता है या नहीं। बढ़ते आगे। लोन फ्रॉड मामले में आरोपी चंदा कोचर को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शर्तों के आधार पर 2 हफ्ते के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी हुई थी। कोचर दंपति ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हमने आर्ग्यू किया था कि जब भी 41A नोटिस इशू होता है सीबीआई का या कोई भी एजेंसी का, तो फिर देयर इज अ स्टैट्यूटरी बार कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए अनलेस कोई जेन्युइन रीजन हो। वो रीज़न 41B2 सेक्शन 41B2 में सेट आउट है। वो होता है कि अगर उन्होंने टेम्परिंग की एविडेंस के साथ इंटरफेयर किया इन्वेस्टिगेशन में, वही सर्कमस्टेंसेस में उनकी अरेस्ट हो सकती है। कोचर दोनों अटेंड किए थे आफ्टर 41A नोटिस, तो जब वो कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना आंसर्स दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। ये सीबीआई का 4 साल पुराना मामला है जिसमें कुछ लोन ट्रांजैक्शंस के बारे में एलिगेशंस थे। 4 साल तक सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया। उनको जितने बार बुलाया उन्होंने सीबीआई का ऑफिस अटेंड किया है और सडनली 4 साल के बाद उनको एक दिन बुला के 41A नोटिस दे के अरेस्ट किया है। तो हमारा कोर्ट में यही बोलना था कि एक बार आपने 41A नोटिस दे दी है तो अरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चंदा कोचर के वकील को आपने सुना और अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा की रिपोर्ट, जिसमें उनसे हमने जाना कि कोर्ट ने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जमानत दी है। मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होनी है। इसके अलावा कोर्ट ने क्या क्या शर्तें लगाई हैं इस राहत को देते हुए। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं लोअर कोर्ट जज और साथ ही साथ सीबीआई के अगेंस्ट जो प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ है चंदा कोचर और दीपक कोचर के अरेस्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था एजेंसी द्वारा। इसके अलावा जो सेक्शन 41, सेक्शन 41A और सेक्शन 60A को क्लियरली फॉलो नहीं किया गया है।
इसके अलावा जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ये भी बोलता है कि लेडी ऑफिसर को प्रेजेंट होना चाहिए था जब चंदा कोचर का अरेस्ट हुआ, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। साथ ही साथ लोअर कोर्ट के अगेंस्ट भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं रिटन ऑर्डर में, और यहाँ पर बोला गया है कि ओनस लोअर कोर्ट के जज पे भी है कि वो रिमांड ऑर्डर किस तरीके से पास करता है, वो प्रोसेस फॉलो हुआ है नहीं, इस पर जरूर सवाल उठते हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो करीब 2 हफ्ते की बेल दी गई है कोचर दंपति को। अब देखना ये होगा कि जब ये 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं उसके बाद क्या फर्दर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या फिर ये पीरियड सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको 1 लाख के श्योरिटी बॉन्ड को कंडीशन को पूरा करना है। तो देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से ये केस मूव होता है लोअर कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर जो सुनवाई है वो अब 6 फरवरी को है। और चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। ग्लोबल मंच पर भारत की मजबूत आवाज अब पूरी दुनिया सुन रही है। सम्मेलन में ये बात कहते हुए पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती अहमियत को फिर दोहराया। सम्मेलन के दूसरे दिन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया भारत की सुनती है, भारत में स्किल्ड कैपिटल बनने का सामर्थ्य है और भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने इंदौर शहर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के जोशी मठ को सरकार की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जोशी मठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जोशी मठ को लेकर हुई पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत लोगों को शिफ्ट करने का एक्शन प्लान तैयार किया। राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सीएम आवास में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एनडीएमए के अधिकारियों के साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। सीएम ने कहा कि जोशीमठ में कुल 678 परिवार इस वक्त प्रभावित हैं, जिनमें से 81 ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी के सभी प्रभावितों के लिए पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की 2 एक्सपर्ट्स टीमें आज जोशीमठ पहुंची। इनमें जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी शामिल थी। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं। सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर भारत में सर्दी के लगातार बढ़ते सितम की। जी हाँ, इस वक्त पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके भी सर्दी के शॉक के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा 2 डिग्री के नीचे जा रहा है और लोगों को दिल्ली में ही श्रीनगर और शिमला जैसी सर्दी की अटैक झेलना पड़ रहा है। कोहरे की मार कुछ ऐसे पड़ रही है कि विजिबिलिटी 50 से 25 मीटर तक ही रह गई है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। नई दिल्ली से कोटा की ट्रेन है हमारी और हम वो 3 घंटे 20 मिनट की देरी से बता रहे हैं। फिर क्या रीज़न बताया कि किस लिए आपकी ट्रेन लेट हो रही है? ये चीज़ तो नहीं बताया हमने किसी ने। मुझे सवाई माधोपुर राजस्थान जाना था। मैं पुरानी दिल्ली के पास वहाँ से निकला सुबह 6 बजे, बड़े कोहरे में निकल के आया हूँ। बहुत हालत ख़राब थी। 7:10 की मेरी ट्रेन है कोटा की। प्लेटफार्म पे आते पता चला कि वो 10:20 पे आएगी। सर ट्रेन थी 7:10 की ट्रेन थी। हम सुबह जल्दी 3 बजे खड़े हुए थे और सुबह जल्दी होके हमें 5 बजे घर से निकल गए थे ट्रेन के चक्कर में। 7:10 पे ट्रेन थी तो हम 7:10 पे काफ़ी धुंध भी पड़ी थी, रास्ते में काफ़ी देते रहे थे। इतना बुरा हालत है कि बिल्कुल फॉग के कारण रोड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 घंटे पहले, जैसे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है आजकल 4 घंटे पहले, इसमें 2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है पास की रेलवे स्टेशन को भी। और कुछ भी रास्ते में विजिबिलिटी है नहीं। और जब यहाँ पे पहुँचो तो मैक्सिमम ट्रेन जो है वो भी डिले हो रही है। तो परेशानी लोगों की बढ़ती हुई और उत्तर प्रदेश में भी ठंड चरम पर है। इस बीच गाजियाबाद में ठंड का क्या रंग दिखा, ज्यादा जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक राज। जनवरी के महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। आज सोमवार है और इसके साथ साथ ठंड और कोहरे ने भी कोहराम मचा के रखा है। जरा तस्वीरों के जरिए समझिए कितनी ज्यादा कोहरा जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज्यादा कोहरा है और लोग जो है गाड़ियां काफी धीरे धीरे चला रहे हैं। देखिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वो काफी धीरे धीरे करके गाड़ियों को चला रहे हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और इस विजिबिलिटी कम होने के कारण, कोहरा ज्यादा होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है। हम बात भी करेंगे। मैम कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरा बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है और ये नोएडा से आने वाली गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो अपने हेडलाइट्स को जला के आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहां ये गाड़ियां जा रही हैं दिल्ली की तरफ जा रही हैं, लेकिन विजिबिलिटी देखिए 20 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज सोमवार का दिन है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन जिस तरीके की विजिबिलिटी है, जो माहौल है, उसमें लोग खासा परेशान हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो बेहद कम स्पीड में चल रही हैं। और इधर यूपी के कानपुर में भी सर्दी ने लोगों के सामने अलाव के सामने बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। एक दिन पहले 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहे कानपुर में पारा आज सुबह भी 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से वंदे भारत भी लेट है, सब गाड़ियां लेट चल रही हैं आजकल। शताब्दी, राजधानी सब लेट है। बहुत ठंड है। अब दिक्कतें तो हो ही रही हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब कोहरा है, अब कोई दुर्घटना ना हो। भैया ये अब देख सकते हैं आप, सब कुछ गाड़ियां लेट चल रही हैं। यहाँ पे शताब्दी तक की वंदे भारत अभी आई है, उसके बाद पुरुषोत्तम जो लॉन्ग रूट जाती है पुरी तक वो अब आई है। ठंड है बहुत ज़्यादा। देखिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। और वहीं यूपी के गोरखपुर में भी लोग शीतलहर की मार झेलते नजर आए। यहाँ भी लोग धूप के लिए तरसते दिख रहे हैं। बहुत समस्या है सर, हम लोगों को खाने के लिए परेशानी हो गई है सर। जब काम धंधा चलेगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? कैसे गाड़ी चलाते इतने कोहरे में? क्या करें सर, अब पेट के लिए तो आराम आराम चलाना पड़ता है। ठंड ऐसा है कि मैं एक्चुअली बनारस का रहने वाला हूँ, यहाँ पे वर्क करता हूँ, अपना मार्केटिंग करता हूँ। तो अभी यहाँ तक मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा ठंड की वजह से। दिल्ली और यूपी का नहीं बल्कि पंजाब के कई इलाकों में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ भी विजिबिलिटी न के बराबर है। फॉग तो बहुत है, मुश्किल आ रही है।
लेकिन स्कूल वालों ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प भी की है इस बार, जो हमारे हॉलीडेज़ को एक्सटेंड किया था। अमृतसर में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, कि बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी हुई है। इसमें कह लो कि ड्राइविंग करते समय बसेस को काफ़ी दिक्कत आ रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। in association with